Hi aspirant, welcome back to our YouTube channel that is Prainik IAS। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया था मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन से। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स बेसिकली कंसिडर करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, क्योंकि औरंगज़ेब से पहले वाले जो जितने रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, उनका एक होल्ड था इंडिया पे और एक दबदबा बनाए रखते थे। बट जो लेटर मुगल्स हैं, यहाँ से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। ये वीक होते हैं, इनके कैरेक्टर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं और एक तरीके से ये क्या करते हैं, जो इनके पास एम्पायर जो औरंगज़ेब छोड़ कर गया था उसको धीरे धीरे ये ख़त्म करके 1857 तक तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया का शासन लग जाता है दिल्ली में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर मुगल में आते हैं वो हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या होता है, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो उनके बेटों में क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। जैसा कि पहले आपने देखा होगा ब्लड लाइन में कि जो सबसे पहला बेटा होता था वही किंग बनता था। बट औरंगज़ेब ने क्या किया, ये जो रूल था इसको ख़त्म कर दिया। उसने अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके गद्दी प्राप्त की थी। सेम उसके बेटे क्या करते हैं और उसमें जो सक्सेसफुल होता है वो होते हैं मुअज़्ज़म, प्रिंस मुअज़्ज़म, जो बहादुर शाह के नाम पर राज करते हैं। गद्दी पर बैठने से पहले ये क्या करते हैं, अपने जो दो भाई होते हैं कमबख्श और आज़म, उनको ख़त्म करके ये गद्दी पर बैठते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ नाम के ही बहादुर थे, इतने बहादुर ये थे नहीं। इन्होंने क्या करते थे, जब भी इनको कोई फील होता था कि ये हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है तो ये क्या करते थे, उनको जागीर देना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ से मुगल वीक होना चालू हो गए थे। औरंगज़ेब की जो कुछ पॉलिसीज़ थी, जो कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था, उसकी जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उससे ही मतलब उसने एक बीज बो दिया था डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। अब क्या हुआ कि जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्हें लगा कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो जितने भी आसपास के रूलर्स हैं वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे, एंड ये पहले से ही काफ़ी वीक हो चुके थे। तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई किसकी, रिलीजियस टॉलरेंस की। एंड ये क्या करते थे, दूसरों को प्लीज़ करके चलते थे। अगर कोई उन्हें रिवोल्ट करने इनको लग रहा है कि कोई इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है तो उसको पहले जहांगीर ऑफर कर देते थे। इन्होंने है ना पीस बना के चली थी राजपूत, जाट्स एंड बुंदेलास से, ताकि वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करे और उनकी गद्दी को खतरा ना हो। लेकिन ये इतने भी सीधे नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि मराठा में फूट डालने की कोशिश की। वो कैसे फूट डालने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया था, औरंगज़ेब के टाइम पे संभाजी को कैप्चर कर लिया गया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बट उनकी जो वाइफ थी और उनका जो बेटा था शाहू, उनको कैप्चर कर लिया गया था। जो शिवाजी के दो पुत्र थे, एक थे संभाजी और एक थे राजा राम। तो संभाजी कैप्चर हुए थे तो दूसरे जो छत्रपति बनेंगे वो राजा राम बनेंगे। तो राजा राम की डेथ के बाद क्या हुआ था कि उनकी जो वाइफ थी ताराबाई, वो अपने बेटे के नाम पे शासन कर रही थी। इन्होंने उनको रिलीज़ किया। जब वो रिलीज़ होके वहाँ जाते हैं तो इनका मकसद ये था कि वो अपना हक मांगे और मराठाओं में फूट हुई, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके बाद फिर बैटल होती है साहू में और ताराबाई में। फिर साहू जीत जाते हैं और वो छत्रपति बनते हैं नेक्स्ट। तो मुगल और सिक्स की कभी बनी नहीं। वो क्यों? क्योंकि जहांगीर के टाइम पे जब उनके बेटे ने रिवोल्ट किया था तो उनको जो पनाह दी थी वो अर्जुन देव ने दी थी। देन इसके लिए क्या किया था, जहांगीर ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। सेम यही होता है फिर औरंगज़ेब के टाइम पे गुरु तेग बहादुर उनको एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली क्या होता है, सिखिज्म में हेट होती है क्यों, इन्होंने हमारे गुरु को मारा है। तो इसलिए अब क्या होता है, इनको लगता है कि सिख भी हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो गुरु गोबिंद सिंह हैं उनको एक हायर ऑफिशियल पोजीशन ऑफर की थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए। देन एक ट्रीटी सी रही थी कि हम आपके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह की डेथ होती है और बंदा बहादुर कमान संभालते हैं, वो रिवोल्ट कर देते हैं इनके अगेंस्ट। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करते थे, जहांगीर बांटते रहते थे। तो इनको एक टाइटल दे दिया गया था, वो था शाही बख्श। अब जैसे ये थे वैसे ही इनके बेटे। इनकी डेथ के बाद इनके बेटों में भी वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था और उसी के चलते पावर कौन लेगा, कौन राजा बनेगा। एंड इनके बेटों ने इनको मोर देन अ मंथ मतलब बरी नहीं किया था, इनको लेफ्ट कर दिया था। एंड आप जानते ही हैं कि फिर उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर 1 महीने तक बॉडी पड़ी है तो बॉडी का क्या हाल होगा। देन जो नेक्स्ट आते हैं वो हैं जहांदार शाह। अब जो जहांदार शाह हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मुगल एम्परर थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे नोबल्स। मतलब नोबल्स ही वो थे जो किंग मेकर बन चुके थे, वही डिसाइड करते थे कि अब कौन किंग बनेगा। एम्परर एक मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती थी, बट अब क्या हुआ, नोबल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते चले जा रहे थे मुगल कोर्ट में और वही किंग मेकर बन गए थे। तो उस टाइम पे
थे जो नोबल थे वो थे जुल्फ़िकार खान। उन्हीं की हेल्प से जहांदार शाह जो किंग बने थे। लेकिन जहांदार शाह बहुत इनकैपेबल पर्सन थे और बहुत डीजनरेटेड पर्सन थे। वो सिर्फ अपने प्लेजर में ही इन्वॉल्व रहते थे और जो रियल कमान है मुगल एम्पायर की वो जुल्फ़िकार खान ने संभाल रखी थी। अब देखते हैं कि मुगल जो कोर्ट था उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी। तो सबसे पहले आते थे एम्परर, है ना, देन फिर आते थे वजीर, फिर आते थे अदर मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स से फिर ये नोबल्स। बेसिकली यही नोबल्स क्या करते थे, मिनिस्टर्स बनते थे। लेकिन मिनिस्टर्स में भी अब क्या था, डिवीजन था। जो सबसे सुपीरियर माने जाते थे वो थे टर्किश मिनिस्टर जो थे वो सुपीरियर माने जाते थे। देन पर्शियन, देन अफगान एंड देन हिंदुस्तानी। ये क्रोनोलॉजी थी किसकी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब मुगल कोर्ट में। सबसे पहले एम्परर माने जाएंगे, फिर वजीर माने जाएंगे, देन अदर मिनिस्टर, नोबल। एंड नोबल में भी अब क्या, टर्किश, पर्शियन एंड अफगान एंड हिंदुस्तानी। एंड इस टाइम आते आते आप देख सकते हैं कि एम्परर को कौन बना रहा है, नोबल्स बना रहे हैं। तो नोबल्स कितने पावरफुल हो चुके थे उस टाइम तक। जो कि जहांदार शाह हमेशा इन्वॉल्व रहते थे फिजिकल प्लेजर में, तो सारा जो भार था वो था जुल्फ़िकार खान पे। अब इन्होंने को क्या लगा कि इस टाइम पे वैसे ही मुगल एम्पायर काफ़ी वीक है, अगर अटैक्स होंगे, रिवोल्ट होंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या लेके चला कि हम एक पीस बना के चलते हैं और जो डिमांड है टाइम की उसको लेके चलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जजिया अबॉलिश किया। जजिया क्या था, जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज होता था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था। तो उनको क्या लगा कि हो सकता है जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते, है ना। टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ एम्पायर ही इंट्रोड्यूस इजारा सिस्टम। अब इजारा सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या होता था कि जो टैक्स है वो एम्पायर कलेक्ट करता था, इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते थे। बट अब इन्होंने क्या किया, एक इजारा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इजारा सिस्टम में क्या होता है, बिडिंग होती है, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं और बिड करते हैं। इनमें से जो हाईएस्ट बिड करता है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये इन्होंने बिड करना स्टार्ट किया। पहला पर्सन बोला कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, दूसरा बोला मैं 3 लाख रुपए दूंगा, है ना। ऐसे करते करते मतलब चौथा बोला कि मैं 50 लाख रुपए दूंगा। एंड लास्ट में क्या होता है, एक बोलता है मैं 75 लाख रुपीस दूंगा। देन ये बिड ये जीत जाता है और इसको ही कहेंगे हम इजारेदार। अब ये क्या करता है, 75 लाख रुपीस की बिड लगाई है तो ये क्या करेगा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को 75 लाख पे करेगा। और अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, किसका, टैक्स कलेक्शन का। तो ये क्या करेगा, अब अपना प्रॉफिट तो देखेगा ही देखेगा। अगर इसने 75 लाख रुपीस उनको पे किए हैं तो उसमें से कुछ तो ये प्रॉफिट निकालेगा। तो जितना हो सकता है लोगों से उतना अपने मर्जी से ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इन्होंने कलेक्ट किया 1 CR रुपीज़, ठीक है। इसमें से क्या गया, 75 लाख रुपीज़ इन्होंने पे कर दिया। इनको प्रॉफिट कितना बचेगा, 25 लाख। और ऐसा कितना भी कर सकते हैं, ये कितना भी कलेक्ट करें। और जैसे हाईएस्ट बिड अगर 75 की लगेगी तो ये सिर्फ 75 ही पे करेंगे और बाकी ये जितना भी कमाए वो सारा इनके प्रॉफिट में जाएगा। और इसको जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको कहते हैं इजारेदार। अब क्या हुआ था उस टाइम पे, मुगल्स और मराठा में ट्रीटी साइन और एग्रीमेंट्स हुए थे। मराठा जो उनका एरिया नहीं था, नॉन मराठा एरिया से क्या लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी एक ओवरलॉर्डशिप टैक्स होता था और चौथ जो होता था वो 1/4 ऑफ कंप्लीट रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था। तो मतलब आप देख रहे हैं मुगल एम्पायर जो कि इतना पावरफुल एम्पायर था, जिसने औरंगजेब ने जितना रजिस्ट किया, इतनी फाइट की मराठा एम्पायर से। एंड इसके बाद ये इतने वीक हो गए थे कि ये मराठास को क्या करने लगे थे, सरदेशमुखी और चौथ का राइट मिल गया था। मुगल मतलब आगे जाके आप देखेंगे तो मराठा बेसिकली क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये दिल्ली पे बने रहें। नहीं तो अगर क्या होगा कि बाहर से इन्वेडर्स आएंगे और इनको ख़त्म कर देंगे और दिल्ली वैकेंट हो जाएगी और इन्वेडर्स आते चले जाएंगे। तो इसलिए इनको दिल्ली में रखना भी ज़रूरी था। एंड मराठा की हेल्प से ही फिर जाके रूलर्स बनेंगे। जैसे अभी नोवेल्स बना रहे हैं, आगे जाके मराठा लीडर्स ही एम्परर्स बनाएंगे मुगल्स को। The one agreement that Maratha assured that it will be maintaining army of 15,000 soldiers for the protection of Mughal Empire. These all agreements were implemented during the regime of Farrukhsiyar. अब आते हैं फर्रुखसियार पे। आपने पीछे देखा कि नोबल्स इतने पावरफुल हो गए थे कि वो किंग मेकर बन गए थे।
अब उसी तरह से जो फर्रुखसियार हैं वो गद्दी पे बैठते हैं विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब जो सैयद ब्रदर्स एक अब्दुल्ला एंड हसन अली एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये क्या कर देते हैं कि अब्दुल्ला को वजीर बना देते हैं एंड हसन जो होते हैं वो मीर बख्शी। एम्परर के पास जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी वो होती थी वजीर की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड धीरे धीरे ये ब्रदर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब क्या होता है कि फर्रुखसियार को लगता है कि ये ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, तो वो इनके अगेंस्ट का कॉन्स्पिरेसी करने लगता है कि इनको हम रिमूव कर दें। वैसे ही इनको पता चलता है कि फर्रुखसियार इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, मराठा रूलर जो होते हैं साहू, उनके साथ संधि कर लेते हैं और क्या करते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी का जो हक होता है वो उनको दिलवा देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, मुगल सरदेशमुखी और चौथ पे कर रहे हैं मराठास को, है ना। अब ये साथ साथ क्या करते हैं कि जो साहू की जो माँ होती हैं, जो उस टाइम पे जब उनको रिलीज़ किया गया था तब उनकी माँ को रिलीज़ नहीं किया गया था, सिर्फ उन्हें रिलीज़ किया गया था। एंड जब सैयद बदर क्या करते हैं, उनकी माँ को भी रिलीज़ कर देते हैं और अब फर्रुखसियार के अगेंस्ट ही कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं और उनके साथ मिलकर इनको हटा देते हैं। अब जो फर्रुखसियार है, फर्रुखसियार की कुछ पॉलिसीज़ हैं और उसको समझते हैं। उन्होंने भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। अब जितने भी रूलर्स हैं ना, वो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि वो औरंगज़ेब जितने क्या थे, बहादुर और कट्टर नहीं थे। औरंगज़ेब के पास पावर थी, इसलिए वो अपनी निरंकुशता चलाता था, बट ये बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स थे। अब इनकी नहीं चल रही थी, ये अपने कोर्ट में नहीं चला पा रहे थे। देन इनको लगता था अगर हमने ये पॉलिसी नहीं अपनाई तो जनता हमारे ही खिलाफ क्या करेगी, विद्रोह करने लग जाएगी। और इन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारे जो हिंदू चीफ्स थे, गवर्नर्स थे, उनको जागीर देना भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो पिलग्रिमेज जो टैक्स था उसको भी अबॉलिश कर दिया, है ना। सिख लीडर जो बंदा बहादुर, उनको कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया था दिल्ली में, और कैप्चर कहाँ किया था, गुरदासपुर में। अब जो फर्रुखसियार एक डिसीज से पीड़ित थे, तो जो ब्रिटिश फिजिशियन थे विलियम हैमिल्टन, उन्होंने इनको क्योर कर दिया था। तो इसके एवज में उन्होंने क्या किया कि जो रॉयल फरमान है वो कंपनी को पास कर दिया। अब रॉयल फरमान में इन्होंने क्या क्या पास किया था, हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड स्टार्ट कर मतलब दे दिया था बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में कंपनी को। और इन्होंने ये भी बोला था कि कंपनी जो है वो अपने सिक्के चला सकती है, और जो कलकत्ता में इनका जो कंपनी है उसको फोर्टिफाइड भी कर सकती है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था, परमिट दिया था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट उन्हें टैक्स पे करना रहेगा सेम एज इंडियन मर्चेंट। बट इन्होंने क्या किया, जो रॉयल दस्तक है इसका मिसयूज़ करना चालू कर दिया। ये हर जगह वो रॉयल दस्तक दिखा देते थे और इनको टैक्स से ये बच जाते थे। अब फर्रुखसियार को जैसे मैंने बताया ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे सैयद ब्रदर के अगेंस्ट, सैयद ब्रदर ने फिर इनको बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इनको एग्जीक्यूट कर दिया था एंड इनको गद्दी से हटा दिया। सबसे पहले तो उनको टॉर्चर किया गया एंड लिटरली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया एंड उनको तालाब में फेंक दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि मुग़ल एम्परर के साथ कोई ऐसा करने की सोच भी सकता है कि मुग़ल उस टाइम पे कितने वीक हो चुके थे कि नोबल्स उनकी ऐसी हालत कर रहे थे। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इतने वीक थे, इतने वीक रूलर्स थे। अब इन्हीं के टाइम पे क्या होने लगा, मुगल एम्पायर जो था वो क्या होने लगा, डीजनरेट होने लगा, रीजनल पावर बनने लगी, जस्ट लाइक बंगाल, अवध, है ना, और हैदराबाद, बंगाल, अवध, काफ़ी सारी क्या होने लगे, जो नोबल्स थे वो कार्व आउट करने लगे, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने लगे, है ना। तो इनके टाइम पे जो बने थे ये किसकी मदद से बने थे, ये चिंग्लिस खान की मदद से ये गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने क्या किया था कि ये जो सैयद ब्रदर्स थे ये इतने पावरफुल होने लगे थे, तो इनको अब हटाना था, क्योंकि ये एम्परर को कुछ नहीं समझते थे, सिर्फ अपना राज चलाते थे। तो इनको लगा कि इनको हटाना पड़ेगा, तभी जो एम्परर हैं वो कुछ रूल कर पाएंगे। तो इन चिंग्लिस खान की मदद से इन्होंने सैयद ब्रदर्स को क्या करा, एक धीरे धीरे हटाना चालू कर दिया एंड 1 by 1 इन 1720 चिंग्लिस खान ने सैयद ब्रदर को एग्जीक्यूट करवा दिया। पहले कुछ टाइम जो चिंग्लिस खान थे वो वजीर रहे किनके, मोहम्मद शाह के, बट इनको ऐसे लगा कि ये काफ़ी वीक हैं और ये अब इतना अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको क्यों लगा कि क्यों ना मैं अपना ही स्टेट बना लूँ, मैं क्यों वजीर बन के रहूँ। तो इसलिए फिर इन्होंने क्या रिज़ाइन किया वज़ीर की पोस्ट से और अब हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। जो मोहम्मद शाह हैं वो इतने फिजिकल प्लेजर में इंडल्ज रहने लगे थे कि लोग ने उनका नाम रख दिया था रंगीला, तो इनको लोग बुलाते थे मोहम्मद शाह रंगीला।
अब इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो बहुत मतलब पावरफुल जो ग्रुप्स थे नोबल्स के, इन्होंने क्या किया था, कार्व आउट करना कर दिया था सेमी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस स्टेट फॉर देमसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बंगाल 1717 बाय मुर्शिद कुली खान, अवध 1722 में शहादत खान, एंड हैदराबाद मैंने आपको जैसे ही बताया 1724 में निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, ये उन्होंने अपना टाइटल लिया था और बेसिकली ये चिंकलिस खान ही थे। अब क्या हुआ था, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट होता है इनके टाइम पे, वो क्या था, नादिर शाह का अटैक था। नादिर शाह इनके टाइम पे दिल्ली में इतनी मारकाट फैलाता है, दिल्ली को इतनी बुरी तरीके से लूटता है कि उसको शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। होता ये है कि नादिर शाह को पता चलता है कि ये बहुत वीक रूलर्स हैं, तो ये दिल्ली पे अटैक करता है। अब अटैक क्यों करता है, लूटने के लिए अटैक करता है। जब नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली पे, तो ये क्या करते हैं, एक अपनी आर्मी भेजते हैं, पर आर्मी पहले से इतनी वीक हो चुकी होती है कि नादिर शाह उसे पहले डिफीट कर देते हैं। देन नादिर शाह आता है दिल्ली फोर्ट में, जहाँ पर बिल्कुल भी उसको कोई खजाना नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, दीवाने खास और दीवाने आम खुदवा देता है कि वहाँ तो सोना होगा। बट हताश होके, वो निराश होके फिर क्या करता है, दिल्ली की जो सुनहरी मस्जिद है उससे ऐलान करता है कि दिल्ली को आप जितनी तरीके से लूट सकते हैं लूटिए। इवन उनको जब कुछ नहीं मिला तो वो लोगों के घर के बर्तन तक ही लूट कर ले गए। एंड काफ़ी ज़्यादा मारकाट करता है नादिर शाह। जब वो जाता है तो दिल्ली में सिर्फ चारों तरफ लाशें ही लाश रहती हैं। एंड जब नादिर शाह आता है तो वो क्या करता है कि डायमंड कोहिनूर, लूटेड द कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, जो उन्होंने बनवाया था शाहजहां को, उसको भी लूट के ले जाता है। फिर जब नादिर शाह वापस जाता है तो उनका जो सक्सेसर रहते हैं अब्दाली, फिर अब्दाली ही भी क्या करता है कि 1748 से लेके 1767 तक इंडिया में 7 टाइम रेड करता है एंड उसको दिल्ली को लूट करता है और दिल्ली के जो आसपास वाले एरिया हैं वहाँ पे लूट मचाता है। अब बढ़ते हैं आलमगीर 2 पे। आलमगीर 2 जो हैं इनके टाइम पे क्या होता है, जो अब्दाली होता है वो क्या करता है कि एरिया ऑफ मुल्तान और पंजाब को एनेक्स कर लेता है। अब होता क्या है कि ये जो है इस टाइम पे मराठा इन्वॉल्व हो गए थे किसमें, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे मराठा के कंट्रोल में ही आ गया था, वो ही अब क्या हो रहे थे, किंग मेकर हो गए थे। अब मराठा ने क्या किया आलमगीर 2 के टाइम पे कि इन्होंने जो पंजाब को एनेक्स कर लिया, सबसे पहले तो पंजाब में लाहौर को एनेक्स कर लिया, जो कि पहले किसने लूट लिया था, अब्दाली ने पहले से इसको कैप्चर कर लिया था। अब क्या होता है, जैसे ही मराठा लाहौर को कैप्चर करते हैं तो डायरेक्ट आमना सामना होता है मराठा और अब्दाली का, जिसका रिजल्ट होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ठीक है। अब जो शाह आलम होते हैं इनका टाइम पीरियड रहता है 1762 से लेके 1806 तक। ये किसके, मराठा जो सरदार होते हैं सदाशिवराव भाव, उनकी हेल्प के से गद्दी पर बैठते हैं। तो मराठा आप देख सकते हैं कि कितने इन्वॉल्व हैं, कितने पावरफुल हो चुके हैं इस टाइम तक कि वो मुग़ल एम्परर को डिसाइड कर रहा है कि गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। इनके टाइम पे ये थोड़े से मतलब अच्छे होते हैं, थोड़े से करेजियस होते हैं, बट मुग़ल एम्पायर जो होता है वो इतना वीक हो चुका होता है कि उसकी ग्लोरी को रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। इनके टाइम पीरियड पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, पहला होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकंड होता है बैटल ऑफ बक्सर। ये होता है अब्दाली और मराठा के बीच, ये होते हैं ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम के बीच, है ना। अब क्या होता है, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुका होता है और मराठा हार जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। मराठा गुरिल्ला वॉर में बहुत अच्छे थे, वो पहाड़ों में बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते थे, इनकी ये थोड़ी वीकनेस थी, ये प्लेन्स में इतना अच्छे से नहीं लड़ पाते थे। इसलिए जब भी अगर प्लेन में वॉर्स हुए मराठा के, तब इन्होंने ये हारा ही है। तो एक तरीके से मराठा को पानीपत में प्लेन्स में लड़ने की आदत नहीं थी, तो एक फैक्टर ये भी था कि ये उस टाइम पे हारे थे। अब्दाली जीत जाता है और जीत के बाद जब दिल्ली पे कैप्चर करता है और शाह आलम को हटा देता है, पर ये फिर वापस से जाता है, अब्दाली के मतलब वहाँ पे रिवोल्ट हो चुका होता है, तो ये फिर वापस चला जाता है। एंड अब क्या होता है, जब ये वापस जाता है तो जो दिल्ली का थ्रोन है वो रोहिला लीडर जाबित खान और नजीबुल्ला खान को सौंप कर जाता है। लेटर क्या होता है 1770 में मराठा सरदार जो महाजी सिंधिया होते हैं वो वापस आते हैं और रोहिला लीडर्स को हटाते हैं और शाह आलम को रिस्टोर करते हैं दिल्ली में। तो शाह आलम इनकी मदद से फिर से दिल्ली पे बैठ जाते हैं। फिर 1788 में क्या होता है, जो रॉयल फैमिली होती है मुग़ल, उस पर फिर से जो रोहिला लीडर होते हैं गुलाम कादिर वो अटैक करते हैं और इस टाइम क्या करते हैं, जो शाह आलम है उनको ब्लाइंड कर देते हैं।
फिर महादजी सिंधिया आते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए और गुलाम कादिर को एग्जीक्यूट करके फिर से रिस्टोर करते हैं शाह आलम को। अकबर टू, इनका टाइम पीरियड रहता है 1806 से लेके 1835। एज सच इनके टाइम पीरियड में कुछ था नहीं, बट इन्होंने क्या किया, राजा जो राम मोहन रॉय थे उनको राजा का टाइटल दिया। तो ये पूछा जाता है कि राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, तो ये दिया था अकबर टू ने। एंड इनके टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिशर्स थे अभी तक वो क्या कर रहे थे, मुगल्स जो एम्परर्स थे उनके नाम पर वो सिक्के ढाल रहे थे, है ना, सिक्के चला रहे थे। बट इनके टाइम पीरियड तक आते आते अब उन्होंने मुगल एम्परर के सिक्के ढालना बंद कर दिए और साथ ही साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया की पर्शिया से उसको इंग्लिश में कर दिया था। अब देखते हैं कि सबसे पहले मुगल के बाद मराठा पावरफुल होते हैं, देन मराठा के बाद अब जो आने लगते हैं वो होते हैं ब्रिटिशर्स। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स पावर गेन करने लगते हैं। अब आते हैं बहादुर शाह जफर। इनका सबसे जो प्रोमिनेंट नाम आपने सुना होगा वो होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के ये मेन लीडर थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड 1837 से लेके 1857 तक ये मतलब गज़ल्स एंड पोएम रोड करते थे विद द पेन नेम ऑफ जफर। इनके टाइम पीरियड पे सबसे जो इम्पोर्टेंट हुआ है एक इवेंट तो देखा जाए रिवोल्ट ऑफ 1857। इनिशियली तो ये उसमें साथ नहीं देना चाहते थे, बट बाद में उन्होंने बोला कि हम साथ देंगे। बट कमान संभाली थी इनकी तरफ से, वो संभाली थी बख्त खान ने। तो जो मेन लीडर्स यहाँ से उभर के गए थे तो वो बख्त खान ने संभाली थी। और इनके टाइम पीरियड के एक सबसे पावरफुल नोबल भी थे बख्त खान। देन इनके बाद क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। देन ब्रिटिश सक्सेसफुली इसका दमन कर देते हैं। देन इनको पकड़ लिया जाता है और इनको ट्रायल किया जाता है कोर्ट में एंड इनको एग्जाइल करके रंगून भेज दिया जाता है जहाँ इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। अब जो मुग़ल एम्पायर हैं उसका ऑफिशियली एंड हो जाता है 1 नवंबर 1858 को विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था लेटर मुगल्स। आगे से हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ऑफ दी रीजनल स्टेट्स, है ना, जस्ट लाइक बंगाल हो गया, हैदराबाद, अवध, हम ये पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।